Alright, hello everyone. Let's start with the chapter work, power and energy today. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉड्यूल की रीडिंग लगाएंगे, एक बार थॉरली देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट दिया है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. उसके बाद से हम लोग लेक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और थ्योरी बनाएंगे. तो इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल की रीडिंग करने वाले हैं. ठीक है. पहली बात कि वर्क क्या होता है. व्हेनेवर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट, whenever a force acting on a body displaces it, work is said to be done. Work done by a constant force is equal to the scalar product of force applied and the displacement on the point of application. Work is equals to force vector into dot product of displacement vector. Work is a scalar quantity. Alright, work done by constant forces. If the direction and magnitude of a force applied on a body is constant, so if the direction and magnitude of a force applied on a body is constant, alright, then the force is said to be constant. Fine. Work done by constant force is work equals to force into component of displacement along the force. Displacement into component of force along the displacement. That is, work done will be work equals to F cos theta into D, and it will be equal to F into D cos theta, which will eventually give us the vector form, that is F dot D. Note, the force of gravity within a smaller altitude is an example of constant force. Consequently, work done by it is the example of work done by a constant force. Fine. देखो, सबसे पहले हमें इसमें क्या कहा जा रहा है. इसने बोला कि वर्क डन जब भी किसी बॉडी पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये बॉडी है, इस पे मैंने कुछ फोर्स लगाया n न्यूटन का या फिर न्यूटन फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव कर गई. ये पहले ए पॉइंट पे थी, ये आगे बढ़ के बी पॉइंट पे आ गई. मतलब मैंने फोर्स लगाया जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग कहते हैं वर्क इज़ डन. ठीक है. अब मान लो धक्का लगा रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. दीवार है, ये फिक्स्ड बॉडी है, दीवार है, इस पर फोर्स लगा रहे हो पर इट डज नॉट डिस्प्लेसेस, तो हम नहीं मानेंगे कि वर्क हुआ है. ठीक है. अब कह रहा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डॉट डी. मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी के बराबर होता है. अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मान देते हैं. ठीक है. वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अब देखो ये दोनों जो हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क मारो पहले. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. ये असर्शन रीजन में मान लो तुमसे बोल दे कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वो तो ठीक है, हमने मान लिया, तूने पढ़ा है, मैंने मान लिया. लेकिन वर्क तो बना होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, जो कि दोनों की दोनों जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं. तो एक चीज़ याद रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वो हमें स्केलर रिजल्ट देता है. ठीक है. मतलब अगर दो वेक्टर्स को मिलाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो हमें एक स्केलर प्रोडक्ट दे देगा. ठीक है. समझ आइए बात. इसीलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों हमारे वेक्टर हैं और उनको जब डॉट प्रोडक्ट में डाला गया, वेक्टर क्वांटिटीज ऑन डॉट प्रोडक्ट, वो हमें एक स्केलर प्रोडक्ट दे देते हैं. ठीक है. यस. अब कह रहा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. ये जो कांस्टेंट फोर्स की बात की गई है, ये कांस्टेंट फोर्स एक्चुअली में है क्या. कह रहा है कि अगर फोर्स का जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, देखो फोर्स वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली होगा ही. तो जब ये दोनों जो हैं ये सेम रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, मैं इसी डायरेक्शन में बार बार फोर्स लगाऊँ, तो ये कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा. सेम मैग्नीट्यूड का, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, 10 न्यूटन का ही लगाऊँ मैं इस पर सेम डायरेक्शन में, तो ये कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा. राइट. अब ये कह रहा है कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो सीधा सीधा हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स. मतलब क्या है कि अगर मान लो ये बॉक्स है, इस पे इधर मैंने फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. ऐसे डिनोटेड एज डिस्प्लेसमेंट. तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर नहीं मतलब फोर्स की वजह से जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनटू वो वाला फोर्स, ये होगा वर्क डन. अब मान लो एक बॉडी है, ऐसे रखी हुई है, मैंने इधर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ. ठीक है. या मान लो एक बार को मानते इधर हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया, कैसे भी. ठीक है. तो हम लोग ये इनटू ये नहीं करेंगे. ठीक है. ये फिर गलत हो जाएगा, ये हमें नहीं करना है, ये नो. ठीक है. ये वाला करेक्ट है, ये करेंगे हम.
ठीक है, मतलब समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ कि जिधर फोर्स लग रहा है उसी के कंपोनेंट में, उसी के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी और डायरेक्शन में नहीं करना है। ठीक, अब एक और बात याद रखो, जब दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो होता है उसका स्केलर फॉर्म क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा हो जाता है, समझ आ रही है बात, एफ डी कॉस थीटा। ठीक, तो ये इसका स्केलर फॉर्म हो गया। स्केलर एज एन ये वेक्टर हमने हटा दिया और उसकी जगह पे कॉस थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये थीटा है क्या, ये थीटा यही एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द व्हाट, फोर्स एंड एस। मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा एफ टी कॉस थीटा। आई थिंक समझ आ गया। अब कह रहा है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर स्मॉलर एल्टीट्यूड में, हमें पता है कि जो जी होता है वो एल्टीट्यूड्स के साथ चेंज होता रहता है ना, तो अगर हम लोग एक छोटे रेंज ऑफ एल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पर जी को हम लोग कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, 10 लेके चलते ही हैं। हाँ, ऑलराइट, तो ये हम लोग लेके चलते हैं ऐसे जगहों पे जहाँ पे जी कांस्टेंट मान रहा है, तो ऐसी जगहों पे जो वर्क डन होगा वो कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स का ये एग्जांपल हो गया, ये कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। व्हाट इफ जो वर्क डन है वो वेरिएबल फोर्सेस की वजह से हो रहा हो। तो रीडिंग करते हैं पहले। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी बाय चेंजिंग इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी बदल दे, मैग्नीट्यूड भी बदल दे, दोनों बदल दे। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या बना देंगे, बोलेंगे फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी दैट चेंजेस ओनली डायरेक्शन या ओनली मैग्नीट्यूड या नन, ऐसे, या फिर बोथ कर देंगे या ओनली ऐसे करके। तो ध्यान देना कि तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, डायरेक्शन भी बदले एक केवल तो भी हम लोग वेरिएबल मानेंगे, मैग्नीट्यूड बदले अगर केवल तो भी वेरिएबल मानेंगे, और अगर दोनों बदले तब तो मानेंगे ही मानेंगे। ठीक, अब अगली बात क्या है, कह रहा है द फोर्स इज सेट टू बी वेरिएबल। ऑल राइट, सपोज अ वेरिएबल फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम पोजिशन 1 to position 2. ऑल राइट, टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स द पाथ फ्रॉम P1 to P2 कैन बी डिवाइडेड इंटू infinitesimal elements. Each element is so small that during the displacement of the body through it, the force is supposed to be constant. If dr vector be the small displacement of the point of application and f vector be the force acting on the body, the work done by the force is dw will be equal to f vector dot dr vector. All right, and then it says कहाँ गया, हाँ ये हो गया, तो ये हुआ। उसके बाद कह रहा है द टोटल वर्क डन, द total work done in displacing the body from P1 to P2 is given by integration of dw equals to integration of f vector dot dr from P1 to P2 will give us work is equals to integration of f vector from P1 to P2 dot dr, मतलब इंटीग्रेट मार देना है। If r1 and r2 are the position vectors from point P1 P2 respectively, then the total work done will be work done equals to integration of f dot dr r1 to r2। अब इसमें क्या कहा है कि जब मान लो फोर्सेस बदलने लगे, जब फोर्सेस कांस्टेंट थे तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला हम लोग लगा के निकल जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दें या वेक्टर फॉर्म में तो ये लगा दो तो हो गया कांस्टेंट फोर्सेस ये। अब अगर फोर्सेस बदल रहे हैं, अगर एक बार फोर्स इधर लग रहा, एक बार इधर लग रहा, एक बार ऐसे लग रहा है, एक बार वैसे लग रहा, फोर्सेस का डायरेक्शन, या फिर एक बार 10 का लग रहा, एक बार 5 की लग रहा है, एक बार 3, एक बार फिर 10 हो गया, ये तो इस तरह से जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलने लगते हैं तो वो फोर्सेस वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा है कि एक पोजीशन P है, पोजीशन P2 है। ठीक है, P1 P2 है। अब इसका हमें वो निकालना है, क्या बोलते हैं, वर्क डन निकालना है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटेसिमल है, मतलब कि बहुत छोटा है, इन्फिनिटली स्मॉल है। इसका मतलब होता है कि बहुत छोटा, स्मॉल, लाइक वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, जो हम लोग लेते हैं कि एक वायर है, सपोज इसका एक छोटा एलिमेंट dr ले लो, dx ले लो, जो भी, तो वही चीज़ कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है उसका एक छोटा पार्ट है, बहुत छोटा, dr हमने माना है उसको। तो यही कह रहा है कि जो वर्क डन होगा वो होगा, मतलब बहुत छोटा वर्क डन जो होगा वो फोर्स इनटू बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है, ये इतनी दूर में ये बात ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि अगर हम लोग को टोटल वर्क डन निकालना है बॉडी का P1 से P2 जाने के टाइम पे, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसी चीज़ को। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी f डॉट dr, इंटीग्रेशन इसका
कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2। अब R1 R2 क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है P1 और P2 के, समझ आ रही है बात। तो ये हो गया हमारा वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्सेस। अब कह रहा है कार्टेशियन फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म एज इन ये वाला जो हम लोग आई कैप जे कैप लिखते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेरीज विद पोजिशन वर्क डन बाय द फोर्स फॉर इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds is dw equals to f dot ds, right? The total work done for displacement from position A to B is VAB, and we will integrate it from A to B, correct? And then we can write it. अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म अगर हटा दो तो हम लोग इसको f cos थीटा ds लिख सकते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स वी कैन राइट इट एज f1 i कैप, सॉरी fx i कैप, fy j कैप, fz j कैप, मतलब ये सारी इनके वेक्टर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद से फिर इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से x कर देंगे, y से y कर देंगे, j से j कर देंगे, सॉरी k से k कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर स्केलर में हुआ तो यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले हम लोग x कॉम्पोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम लोग y कॉम्पोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, इसको और इसको मिला के इंटीग्रेट करोगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे और ऐसे, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है ना क्या करना है। बेसिकली हमें इंटीग्रेशन कर देनी है। एक्स डायरेक्शन में पूछा है तो एक्स डायरेक्शन में इंटीग्रेट करो, वाई में पूछा है वाई में करो, जेड में पूछा है जेड में करो, ठीक है। इंटीग्रेशन करनी है हमें वेरिएबल फोर्सेस के लिए। वो तुम्हें बोलेगा कि R1 से R2 पे जा रहा है तो R1 R2 की लिमिट रख देनी है और फोर्स की वैल्यू रख देनी है। फोर्स कांस्टेंट होगा तो मतलब फोर्स को बाहर निकाल दो, फिर उसके बाद से फिर इसको इंटीग्रेट मार दो जैसा होगा। तो ये बात समझ आ गया हमें। अब देखते हैं ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ की वजह से हम लोग फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता है सपोज अ बॉडी हुज इनिशियल पोजीशन इज r1 वेक्टर इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स f वेक्टर एंड कंसिक्वेंटली द बॉडी एक्वायर्स इट्स फाइनल पोजीशन r2 वेक्टर from position r vector to r plus dr vector, or for a small displacement dr the work done will be f dot dr, for whose value will be the area of shaded strip of width of dr. Okay, the work done by the body is displacing it from r1 to r2 will be equal to the sum of areas of all such strips, right? अच्छा, तो इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें यही कह रहा है कि ये एक हम लोग को ग्राफ दे देगा। सिंपल सी बात है, ये किसका ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, ठीक है। तो अब इसमें ये मतलब ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए लिया है कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस, मतलब बहुत छोटा सा लेंथ हम लोग ले रहे हैं, इतने दूर में क्या वर्क किया होगा। तो इतने दूर में जितना सपोज x वर्क किया है तो इन सब में x मिला के टोटल जितना x वर्क आएगा वही इसका वर्क डन हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो सिंपल बात क्या है, जब हम लोग को एरिया निकालना होता है, मतलब ग्राफ में जब फोर्स और x का मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वही वर्क डन होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ f वर्सेस r ग्राफ इज द वर्क, ठीक। चलो ये हो गया। फिर कहता है द एरिया सी, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। अब कह रहा है टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द सेम, but if we are not in the same direction the graph must be plotted between f cos theta and r, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे में इतना डिटेल आएगा नहीं, पर ये कह दे रहा है कि ये हमने मान लिया है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए हम लोग एफ आर ले रहे हैं। पर अगर सेम डायरेक्शन में नहीं हुए तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमें लिखना पड़ेगा, मतलब एफ कॉस थीटा और आर के बीच में। समझ आ रही है बात। अब देखते हैं नेचर ऑफ वर्क डन। पहली बात क्या हुई, पॉजिटिव वर्क। मतलब अब तक ऊपर का समझ आया ना, ऊपर में हमें क्या क्या फॉर्मूले मिले, तीन फॉर्मूले हमें मिले, 3 या 4, एक बार लिख लेते हैं हम लोग। कहाँ लिखूँ, लेट मी राइट डाउन एट द साइड। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूले मिले। पहला फार्मूला मिला हमें, क्या था, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, करेक्ट। फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एफ नॉट वेक्टर जब हटा के स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा। समझ आ रही है बात, ये हो गया। अब ये तो कांस्टेंट फोर्सेस के लिए है, फॉर कांस्टेंट फोर्सेस, राइट। अब वेरिएबल फोर्स में तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है हमें, राइट, ये करना है।
तो ये हो जाएंगे हमारे वेरिएबल फोर्सेस के लिए। कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2 तक। ये हो गया फॉर वेरिएबल फोर्सेस, वेरिएबल फोर्सेस। सही बात है, ये हमने देखा। और अब क्या देखा? एक और चीज़ हमने देखी कि एरिया ऑफ F एंड R, F वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस वर्क डन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने अब तक देखे। अब आगे चलते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन की बात करता है, ये क्या होता है देखते हैं। तो अभी कह रहा है कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, जो मैं फॉर्मूला बोल रही थी तब से, अगर थीटा पॉजिटिव हुआ, ये जो थीटा है अगर ये पॉजिटिव है, सॉरी थीटा पॉजिटिव नहीं, ये कह रहा है कि अगर थीटा जो है वो 90 से छोटा है तो पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। मतलब अगर थीटा एक्यूट एंगल्स बना रहा है जो कि 90 से छोटे हैं तो वर्क डन जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, समझ आ रही है? इट सेज इफ द एंगल इज acute the work done will be positive. Positive work signifies that external force favors the motion of body. When the body falls under gravity, theta is equals to 0, which is very much less than 90, and therefore the work done is positive. Right? When a spring is stretched, stretching force and the displacement both are in same direction, so work done on stretching force is positive. तो क्या क्या बातें निकल के आती हैं? पहली बात यहाँ पे लिखते हैं, ये भी एक तरह का हमारा कंक्लूजन ही है। चौथी बात क्या मिली कि when theta is what? less than 90, बेसिकली एक्यूट एंगल है, तो क्या होगा हमारा? वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? विच मीन्स दैट फोर्स इज व्हाट? इन फेवर। ना लिखने की जरूरत नहीं, इजी इन दिस आर। फोर्स सिंपली लिख सकते हैं, फोर्स फेवर्स द डिस्प्लेसमेंट, और एस। ठीक है, ये क्या है ना, ये जो है नहीं, मोशन ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट मतलब वही जिधर डिस्प्लेस करेगा उसकी मोशन को फेवर करेगा, पर लिख लेता है, लाइन वाइज दे सकता है, फेवर्स द मोशन ऑफ बॉडी। समझ आ गई बात? तो ये हो गया पहली बात। अब अगला क्या कह रहा है? अगली बात कह रहा है, फिर 2 एग्जाम्पल दिया, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसे गिर रही है बॉल, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा जो है वो हमारा 0 है, थीटा जो है वो 90 से कम है हमारा। ठीक है, तो फिर क्या? पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसका मतलब इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को सपोर्ट कर रहा है फोर्स, है ना। दूसरी चीज़, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि जो स्प्रिंग है, ये हमारी स्प्रिंग है, इधर हमने खींची इसको, इधर इसको फोर्स लगाया, ठीक है, इधर फोर्स लगाया, इधर मैंने फोर्स लगा दिया इसका, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। इसको अगर इधर खींचोगे तो ये इधर ही ना फैलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, दोनों में फिर दोनों एक दूसरे के क्या साथ सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा फिर से हो जाएगा 0 मान लेंगे, और क्या वर्क डन जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इधर फोर्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो बेसिकली वर्क डन पॉजिटिव होने का अर्थ क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। समझ आई? अब नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? जब एफ एस कॉस थीटा, उसका जो थीटा होता है वो 90 से बड़ा हो जाता है, जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाने लगता है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ बॉडी को अपोज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट सिग्निफाइज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सच दैट इट अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी। Work done by frictional force is negative when it opposes the motion. Work done by braking force on a car is negative. देखो क्या क्या बोला, फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया, जैसे ये बॉडी है, ये आदमी चल रहा है, ये आगे चल रहा है, ठीक है, ये आगे चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका आगे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन ये पीछे लग रहा है, तो देखा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो गए, तो देयरफॉर नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री मान लेते हैं हम लोग, इधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स, तो वो 180 डिग्री हो गया जो कि 90 से बड़ा है, तो देयरफॉर वर्क डन इज व्हाट? नेगेटिव। अंडरस्टूड? अगली चीज़ कह रहे हैं ब्रेक फोर्स। जब ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी मान लो ये गाड़ी है, ये कैसी गाड़ी है, मान लो भाई गाड़ी है, ये आगे जा रही है, ठीक है, और हमने ब्रेक मारा, तो ब्रेक इसको किधर रोकेगा? इसको रोक देगा, मतलब इसको इसके मूवमेंट को अपोज करेगा ना, आगे जाने से मना करेगा, नहीं रुक रुक रुक। तो फोर्स मान लो इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, तो क्या हो गया? फिर से ये हमारा हो गया नेगेटिव वर्क डन का केस। ठीक है, नेगेटिव।
सीधी सी बात क्या याद रखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव वर्क डन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव वर्क डन। पांचवी बात क्या पता चली, व्हेन थीटा इज मोर देन 90 तो क्या बोलेंगे, वर्क इक्वल्स टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स एफ अपोजेस मोशन ऑफ बॉडी, है ना, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, एफ इज नॉट इन डायरेक्शन ऑफ एस, राइट। और इसका भी मतलब क्या हुआ, एफ एंड एस आर इन सेम व्हाट डायरेक्शन। समझ आ रही है बात, ये 5 पॉइंट अब तक निकले हमारे। अब देखते हैं जीरो वर्क डन कब होगा, विच कंडीशन विल गिव अस द, जस्ट से, यस, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब कहलाएगा, जब वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, जो थीटा होगा वो 90 के बराबर हो जाएगा। तो कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, वी नो कॉस 90 इक्वल्स टू 0, राइट। तो जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन 0 कहलाएगा, ठीक है। वो बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल जो हमने बचपन में भी पढ़ा है, 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, कि जो कूली है वो जब सामान को ढोता है अपने माथे पे और सीधे चलता है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि कूली ने वर्क डन किया ही नहीं, वर्क डन 0 हो गया। समझ आ रही है बात, वर्क डन 0 हो गया तो फिर मार पड़ेगी हमें कि तूने काम नहीं किया, तो वो बहुत पुराना जोक। तो ये चीज़ अब समझ आ रही है, वर्क डन 0 क्यों हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का जब एंगल ही 90 हो गया तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 हो जाता है 0, तो एफ इंटू डी इंटू 0 हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ ही नहीं। अंडरस्टूड। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कह रहा है बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो उसका वो जो वर्क डन होगा वो 0 कहलाएगा। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे 0 होगा। वॉल को धक्का देंगे, ऐसे वॉल है, इसको ऐसे धक्का दे रहे 90 डिग्री, समझ आ रही। पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, वर्क डन बाय टेंशन इज 0। पेंडुलम ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये फोर्स लग रहा है दोनों में 90, तो देयरफॉर 0। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन राउंड ऑफ द न्यूक्लियस, मूविंग राउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, इधर इसकी मोशन, इधर इसका मोशन हो रहा है और इधर इसकी डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उल्टा हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, दोनों में 0, थीटा जो है 90 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया। फिर कह रहा है सैटेलाइट मूविंग द अर्थ, फिर इसी तरह से यही वाली चीज़ सैटेलाइट पे लगा दूँ। फिर वही कूली जो है सहायक, जिसको कहते हैं लगेज बनाते हैं प्लेटफॉर्म पे, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। देखो क्वेश्चन में मान लो ऐसा ही कुछ डाल देगा कि अब बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फाइंड इट्स वर्क डन। तो याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे 0, जब पार्टिकल का नेट फोर्स है वो 0 होगा, दीवार पे धक्का मारो तो 0, मतलब ये सब तो पता ही है, ये दोनों याद रखना, वेलोसिटी और नेट फोर्स वाली पॉइंट, ठीक है। समझ आ गई बात। अब एक ये भी लिख लेते हैं, हालांकि इसमें कुछ लिखने लायक है नहीं, बट लेट्स राइट इट। 6th पॉइंट क्या है, when theta equals to 90 degree, work done will be 0, which means what, F is perpendicular to S, यही मीन करता है। तो ये 3 कंडीशंस देख ली। अब देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है वर्क डन का। सबसे पहली बात, यूनिट जूल होती है, जूल याद रख लो, जूल होती है, यस जूल होती है इसकी यूनिट। 1 जूल वर्क डन जो है वो कहते हैं कि जब फोर्स जो है 1 न्यूटन का लगता है, देखो वर्क डन है, फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, समझ आ रही बात। और मतलब थीटा का तो कोई वो नहीं होता ना, तो हम लोग कब कहेंगे कि 1 जूल लगा, 1 जूल लगने के लिए ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तभी तो 1 × 1 विल बी इक्वल टू 1। तो 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा तो 1 जूल वर्क डन कहलाएगा। यही है 1 जूल का डेफिनेशन। बोर्ड्स में आता है, हमें इससे नहीं मतलब है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर और 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है 1 जूल के बराबर। अब अर्ग्स क्या होता है, अर्ग्स ये शायद से इसकी सीजीएस यूनिट होती है, नॉट श्योर, नहीं सीजीएस शायद से डायन होती है, जो भी होता है मतलब वट एवर। अर्ग्स जो होता है 1 अर्ग क्या होता है, 1 अर्ग होता है कि जब फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, हाँ डायन तो फोर्स की होती है ना, ये वर्क की सीजीएस है। तो फोर्स जब एक डायन का लगे,
1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 अर्ग का वर्क डन हमें मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया 1 अर्ग, ये फिर वही ग्राम सेंटीमीटर पर समझ आ गया। अब अदर यूनिट्स क्या होती हैं? हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कभी कभी घुमा के दे देंगे हम कन्वर्ट करने के लिए। तो याद रखना 1 जूल जो होता है वो इक्वल होता है 1×10⁷ अर्ग्स के। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, ये सब तो सवाल लगाते लगाते याद हो जाएंगे हमें। फाइन, अब इसका डिमेंशन याद करना। डिमेंशन याद करना कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है वर्क डन। डिमेंशन क्या होगा इसका कि जो वर्क होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और फिर फोर्स का हमें पता ही है, ये होता है mL/t-2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, क्या है mL, मतलब सॉरी m कहाँ से, l ना, लेंथ ही तो होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये दोनों की क्या दोनों का क्या है, ये क्या होता है, ये डायमेंशनल फार्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, mL² हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दिया ही है, याद रखना। याद क्या रखना, ये तो निकाल ही लेंगे ऑन स्पॉट, पर ठीक है चलो, ये पॉइंट्स हमने कर लिए। अब इससे पहले इलस्ट्रेशन आए, कुछ गोल्डन की पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं। कहता है कि वर्क डन जो है वो डिफाइन होता है इंटरवल के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, देयर इज़ नो टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क। जैसे देखिए, कोई इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होता कि झटके से कुछ काम कर दिया, नहीं, एक टाइम इंटरवल के लिए ही हम लोग वर्क डन को डिफाइन करेंगे, या फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसके लिए वर्क डन डिफाइन करेंगे। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वर्क जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, ये तो याद ही रखना, इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी इसमें। वर्क जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। Several forces act. Work done by a force for a particular displacement is independent of other force. एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट पे जो काम कर रहा है वो दूसरे फोर्स के उससे इंडिपेंडेंट है। मतलब ये एक डिब्बा है, इसको मैं इधर फोर्स लगा रही हूँ तो ये इधर डिस्प्लेस कर रहा है, ये फोर्स लगा, इधर डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसका अपना एक वर्क डन होगा। ठीक है, Fs। ठीक, अब मान लो मैं इसी डब्बे पे ऊपर से एक फोर्स लगा रही हूँ F' और नीचे ये डिस्प्लेस कर रहा है S', तो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, इसका अपना वर्क डन होगा, वो होगा F'/S'.S'। ठीक है, समझ आ गई बात? राइट। अब अगली चीज़ कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, सो वर्क डन बाय फोर्स इज अ फ्रेम डिपेंडेंट, रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट। ओके, वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी डिफरेंट विद डिफरेंट फ्रेम्स। ठीक है, यहाँ से मैं देख रही हूँ तो फोर्स इधर से लग के डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कहीं और से देखूंगी तो कुछ और इसका वर्क डन निकल के आएगा, यही कहना चाहता है। वर्क डन इज डन बाय एनर्जी सोर्स और एन एजेंट दैट अप्लाइज द फोर्स। समझ आ गई? वर्क डन जो होता है वो किसी एनर्जी सोर्स से होता है, और जब θ0 होता है फोर्स डज मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। अगर θ0 हुआ, जैसे पहला केस था, जब दोनों पैरेलली चलेंगे, इधर फोर्स भी इधर क्या दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही, तो फोर्स का जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा पॉजिटिव की डायरेक्शन में। और अगर दोनों एंटी पैरेलल हो गए, 180 का एंगल हो गया दोनों F और S में, 180 का एंगल हो गया F और S में, तो ये जो है ये मैक्सिमम नेगेटिव काम करेगा अपना, कि एकदम दुष्टता से दुष्टता करेगा रोकने के लिए, कि नहीं मैंने तुझे आगे बढ़ने दूंगा। समझ आ रही है? और जब ज़ीरो होगा तो बोलेगा अरे जा भाई जा, धक्का दे के उसको आगे बढ़ाएगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ तक हमने फोर्स वर्क डन के बारे में कुछ पढ़ा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा। ये तो इलस्ट्रेशन है, फिर बिगनर्स बॉक्स है, फिर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे और उसके बाद से एनर्जी स्टार्ट करेंगे। मतलब इलस्ट्रेशन और बिगनर्स बॉक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, फिर एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट देन।